रिकॉर्डिंग कर दिया। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड टेंस में आप पहले से जानते हैं यह कितने प्रकार का होता है। टाइम एंड टेंस कितने प्रकार का, टाइम कितने प्रकार का होता है। चलो सुनो, टाइम एंड टेंस में टाइम और टेंस ये दोनों डिफरेंट चीज होता है। टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है, लेकिन इसमें टाइम का मतलब क्या होता है, देखो समानता क्या है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल। और काल का मतलब क्या होता है, काल का भी मतलब समय ही होता है। अब समझिए, जैसे कोई कहता है वह काल के गाल में चला गया, चाहे उसका काल आ गया है, इसका मतलब उसका काल समय खराब चल रहा है, इसका मतलब यही होता है जो उसका समय खराब चल रहा है। काल का मतलब क्या होता है, समय। तो काल का मीनिंग होता है आपका समय और टाइम का मीनिंग होता है समय। चलो देखो, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको देखिए। अगर कहा जाए ये टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, कल प्रारंभ। अब इस सेंटेंस में आप बताइए ये इसका टाइम क्या है और टेंस क्या है। टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, इसका टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो टाइम जो है यही ना है, यह टाइम जो है यह फ्यूचर है। टाइम क्या है आपका, इसका टेंस क्या है, इसका टेंस बताओ। टेंस इसका फ्यूचर, टेंस इसका आपने क्या बताया, फ्यूचर। अब समझो टाइम एक्चुअल क्या होता है और टेंस क्या होता है, ये जब तक नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि इसका ये जो लिखे हैं टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, इसका टाइम क्या होगा और टेंस क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो टाइम का मीनिंग क्या निकल के आएगा और टेंस का मीनिंग क्या निकल के आएगा, जब तक ये नहीं समझेंगे तो इसको समझना आसान नहीं होगा। तो टाइम का पहले मीनिंग समझिए। टाइम जो होता है यह क्या करता है, तो ये सेंटेंस के मीनिंग को देता है। टाइम क्या देता है, उस सेंटेंस के मीनिंग को देता है। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शो क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। टाइम क्या शो क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को शो करता है। और टेंस क्या शो करता है, टेंस जो है आपका क्या शो करता है, टेंस जो शो करता है, टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यह सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। और स्ट्रक्चर क्या शो करता है, स्ट्रक्चर शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझो बारीकी से, टेंस जो है ना, टाइम एंड टेंस पूरे इंग्लिश का बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको अगर नहीं समझ पाए, इंग्लिश समझना बिल्कुल आप मतलब समझ लीजिए, समझ ही नहीं सकते हैं। ये समझ गए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर शो करता है वर्ब के फॉर्म को। अगर वर्ब के फॉर्म को समझ गए तो स्ट्रक्चर समझ जाइएगा, और स्ट्रक्चर समझ गए तो आप किसको समझ जाइएगा, टेंस को। अब समझिए, टाइम जो होता है, टाइम कितने प्रकार का होता है। टाइम जो होता है आपका 3 तरह का होता है। जैसे नहीं कहिएगा ये अभी की चर्चा किया जाए तो उसको आप लोग क्या कहिएगा, ये प्रेजेंट चीज है। अगर बाद की बात बोला जाए, जैसे मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब अभी का बात है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाया था, तो इसका मतलब पास्ट। तो टाइम 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को कहते हैं पास्ट, और तीसरे को कहते हैं फ्यूचर। टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस कितने तरह का होता है,
अब ये नहीं बता सकते हैं जो टेंस अभी कितने प्रकार का होता है। टेंस का चूंकि वर्ब का फॉर्म पता करेंगे तो पता चलेगा। तो टेंस टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? वर्ब के फॉर्म पर। तो वर्ब का फॉर्म किस पे? ये वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है। वर्ब का फॉर्म जो होता है इस पे डिपेंड करता है। तो टेंस जो है वर्ब के जब फॉर्म पे डिपेंड करेगा तो वर्ब का फॉर्म होता है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये 5 गो वर्ब का फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म? 5 गो फॉर्म होते हैं। तो अब ये पांचों फॉर्म में किसको क्या कहा जाएगा इस पे डिपेंड करेगा आपका टेंस। तो आपका वर्ब 1 को क्या कहेंगे? वर्ब 1 को देखो, वर्ब 1 को क्या कहेंगे समझो। वर्ब 1 जो है आपका 1 नंबर पॉइंट, यह प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी वर्ब 1 को प्रेजेंट कहते हैं। एक नंबर बात याद रखिएगा, वर्ब 1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। वर्ब 1 को प्रेजेंट, ये प्रेजेंट फॉर्म है। दूसरा का नंबर, ये प्लूरल फॉर्म होता है। ये फॉर्म क्या होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी वर्ब 1 दो चीज याद रखिएगा, वर्ब 1 होता है प्लूरल और वर्ब 1 होता है प्रेजेंट। वर्ब 1 क्या होता है? प्लूरल होता है और वर्ब 1 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दो बात याद रहेगा ना, वर्ब 1 आपका प्लूरल और प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? तीसरा नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म। और इसी फॉर्म को मेन फॉर्म कहा जाता है। यही वर्ब 1 जो होता है वर्ब का सबसे मेन फॉर्म होता है। अब समझेंगे वर्ब 2 को। वर्ब 2 को देखिए, वर्ब 2 क्या होता है? एक नंबर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म होता है। अब वर्ब 2 जो होता है पास्ट फॉर्म होता है, तो उसमें वर्ब में एक टू बी आता है, मतलब एक बी वाला फॉर्म होता है, उसमें सिंगुलर और प्लूरल पाया जाता है। बाकी मेन वर्ब का जितने फॉर्म होते हैं वह सिंगुलर और प्लूरल नहीं पाया जाता है। इसका दो होता है, एक जब बी वाला में पढ़ाएंगे तो एक वर्ड जो होता है ये भी पास्ट फॉर्म है, और एक वर्ड जो होता है ये भी पास्ट फॉर्म है। तो वर्ड का ये सिंगुलर होता है और ये वाला आपका प्लूरल होता है। आप वर्ब 2 को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा, ये वाला फॉर्म केवल पाया जाएगा। वर्ड हो जाएगा सिंगुलर और वर्ड हो जाएगा प्लूरल। तो वर्ब 2 याद रखना है कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। यानी वर्ब 1 को प्रेजेंट कहा जाएगा, वर्ब 2 को पास्ट कहा जाएगा। अब वर्ब 3 के बारे में देखा जाए, वर्ब 3 को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट होता है, परफेक्ट। वर्ब 3 को क्या कहेगा? परफेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यह परफेक्ट फॉर्म होता है। यह टेंस नहीं होता है, फॉर्म का रूप होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है। और इसके बाद आता है कौन सा? वर्ब 4। वर्ब 4 को कौन सा फॉर्म कहा जाता है? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कंटिन्यूअस फॉर्म है। और लास्ट बच गया आपका वर्ब 5। ये भी वर्ब 5 जो होता है यह प्रेजेंट फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है। वर्ब 5 और वर्ब 1 ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, और वर्ब 5 कौन सा फॉर्म होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यह वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो वर्ब 1 प्लूरल फॉर्म होता है, वर्ब 5 सिंगुलर फॉर्म होता है, यह आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है, और वर्ब 1 भी आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है। यानी हमने क्या देखा? ये 5 वर्ब का फॉर्म था, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर, नहीं सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे प्लूरल ना जी। ये आपका है प्लूरल, ये है ये सिंगुलर और प्लूरल, इसको नहीं बोलेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये सिंगुलर प्लूरल में आप समझ लो। जब वर्ब 4 का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, जब वह नाउन की तरह कार्य करेगा, तो ये सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म निभाएगा। जब यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर यह वर्ब 4 के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे।
अब यहां भर 5 आ गया, ये आपका है सिंगुलर, ये समझ लीजिए सिंगुलर हो गया। अब वर्ब 1 का मेन बात क्या याद रखना है, यह प्रेजेंट है, यही ना बात जी याद रखना है, यह पास्ट है, यह परफेक्ट है, यह कंटिन्यूअस है, यह प्रेजेंट है। अब बताइए फ्यूचर नाम का कहीं टेंस मिला? तो जब वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो इसका मतलब जब जिसका वर्ब नहीं है उसका फिर टेंस कहां से आएगा? तो देखो ऐसे आम जिंदगी में भी फ्यूचर को बनाना पड़ता है, फ्यूचर होता नहीं है, फ्यूचर को बनाना पड़ता है। जैसे आपको अपना फ्यूचर बनाना पड़ेगा, उसी तरह टेंस में भी फ्यूचर बनाना पड़ता है, होता नहीं है। एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब जो उसको एग्रीमेंट किया जाता है, किसका किसका? टाइम और टेंस का एग्रीमेंट जब होता है तो टेंस में क्योंकि आपका दो ही टेंस होता है, एक होता है प्रेजेंट। टेंस कितने तरह का? अगर ग्रामेटिकली पूछा जाए तो टेंस दो तरह का, एक को कहा जाता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का जब एक साथ जोड़ा जाता है तो टाइम 3 गो होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टाइम 3 गो होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और टेंस जो होता है प्रेजेंट और पास्ट होता है। तो दोनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वही 3 तरह से कर दिया जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब टाइम एंड टेंस किया जाता है, टाइम एंड टेंस किया जाएगा, तब यह 3 तरह से हो जाएगा। कौन कौन? एक हो जाएगा प्रेजेंट और दूसरा हो जाएगा पास्ट और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर। जब दोनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तब ये हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जाके ये 3 वो टेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या शो करता है ये पहले जानना होगा। प्रेजेंट टेंस जो होता है प्रेजेंट एक्शन को शो करता है। प्रेजेंट एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर बताया जाए मैं गरीब हूं, ये प्रेजेंट स्थिति को बता रहा है। मैं गरीब हूं, ये किस स्थिति को बताता है? प्रेजेंट। ऐसे साइंस के हिसाब से सोचा जाए, अगर साइंस के हिसाब से सोचा जाए तो प्रेजेंट में टाइम नहीं होता है, प्रेजेंट टाइम कभी नहीं होता है। जैसे जिम ही बोलिएगा कि 8 बज गया, उस समय 8 नहीं बजा होता है, 8 बज के जिम ही बोलिएगा 1 सेकंड हो जाएगा। तो साइंस कहता है कि प्रेजेंट नाम का कोई समय नहीं होता है, जब बोलिएगा जब कीजिएगा वह तुरंत पास्ट हो जाता है। 8 बजता नहीं है, कभी 8 नहीं, जब ही 8 बजेगा आप उसको पुनः देखिएगा तो 8 बज के 1 सेकंड हो जाएगा। तो प्रेजेंट में इतना क्षणिक समय होता है जो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि टेंस में पढ़ना है प्रेजेंट टेंस को, तो ये स्थिति को बताता है। प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? स्थिति को बताता है। मैं गरीब हूं, ये अवस्था को बताया कि नहीं? तो ये अवस्था को बता रहा है। प्रेजेंट टेंस में 3 तरह से उसको अलग अलग पहले किया जाएगा और 5 तरह से टोटल को किया जाएगा। जैसे अगर 3 में क्या होता है, 3 को आप जानते हैं, एक को कंटिन्यूअस, दूसरे को कहा जाता है उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अलग इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यह पार्ट जो है सारे टेंस में मिलेगा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब में मिलेगा। ये आपका कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में भी मिलेगा, प्रेजेंट में भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। और इसमें 2 जो चीज है, एक मिलेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और इसी को एक और नाम जो है इंडेफिनिट। तो देखो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअल एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ लिया जाता है। कुछ समानताएं हैं जिसके कारण पढ़ लिया जाता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का मतलब अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब अलग होता है। सिंपल प्रेजेंट में स्थिति को बोध कराता है और जो तातेती वाला स्थिति आप पढ़ रहे हैं, जो मैं खाता हूं वह पढ़ता है, ये स्थिति को नहीं बताता है, ये आपको हैबिट को बताता है। जैसे अगर कहा जाए मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, इसका मतलब जब आप बोलते हैं उस समय आम को खा रहे नहीं होते हैं,
आम खाता हूं का मतलब जो आपके सामने यदि आम को लाया जाए, आपके थाली में आम लाया जाए, तो मतलब उस आम को आप खाते हैं। जैसे कोई मांस नहीं खाता है और उसके थाली में लेके जाया जाए तो बोलेगा जब मैं मांस नहीं खाता हूं, और जो खाता होगा वो कहेगा जब मैं मांस खाता हूं। अब थाली तो चूंकि उसके पास नहीं रखा गया है, लेकिन वो कह रहा है जब मैं मांस खाता हूं, तो मांस को खा रहा है, नहीं खा रहा है, लेकिन स्थिति को क्या बता रहा है कि ये एक्शन को बताएगा इनकम्प्लीट एक्शन। तो इंडेफिनिट जो बताएगा इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, और सिंपल प्रेजेंट जो बताएगा स्थिति अवस्था को बताएगा। ठीक है, ये बताएगा किसको? इनकम्प्लीट स्थिति को, ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट एक्शन को बताएगा। मैं आम खाता हूं ये कंप्लीट एक्शन नहीं है। जैसे कहिएगा ना जब मैं विद्यालय जाता हूं, तो विद्यालय जाता हूं तो अभी तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कहा जाए भाई आप विद्यालय जाते हैं पढ़ने, तो कहिएगा ना हाँ सर मैं विद्यालय रोज जाता हूं। तो आप जो जाते हैं तो अभी तो नहीं जा रहे हैं ना, यानी वह जो बोल रहे हैं वह एक्शन अभी इस समय इनकम्प्लीट एक्शन में है। इनकम्प्लीट एक्शन जो रहेगा इंडेफिनिट, और जो सिंपल प्रेजेंट रहेगा इसका स्थिति अवस्था को बताएगा। इसमें एम इज आर का प्रयोग कराएंगे, और ये वर्ब का मेन फॉर्म लेता है। अब समझिए वर्ब के फॉर्म में अब समझाते हैं आपको। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर जो फॉर्म होता है और प्लूरल जो फॉर्म होता है, ये वर्ब का, जैसे आप प्लूरल फॉर्म में याद किए हैं गो, प्लूरल फॉर्म क्या है? गो। आप कम, ये प्लूरल फॉर्म होता है। इसको अगर सिंगुलर बनाना पड़े तो क्या बनाइएगा? गोस। क्या बनाइएगा? कम्स। लेकिन अब प्लूरल फॉर्म होता है आर। अब इसको प्लूरल को आप बना नहीं सकते हैं, बनाइएगा? नहीं बनाइएगा। तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इज, प्लूरल फॉर्म होता है एम। एम आपका कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अब इसका सिंगुलर बना नहीं सकते हैं, इसका सिंगुलर फिर यही इज होगा। समझ बात को ना? आर और एम का सिंगुलर क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में ये जो बात आपके सामने आ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट का जो वर्ब है सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग होगा। जैसे अगर कहा जाए आई एम और टीचर, तो यहां देख रहे हैं ना, ये आपका मेन वर्ब हुआ। ये कौन सा वर्ब हुआ? अगर किसी वाक्य में मात्र एक वर्ब हो तो उस वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। और जब नॉट का लगाने की अगर इसका निगेटिव बनाया जाए तो आई एम नॉट बनाएंगे ना, आई एम नॉट अ टीचर। समझ बात को ना? तो देखो मेन वर्ब है कि ना, अब मेन वर्ब के बाद लग गया नॉट। लेकिन अगर ये बनाएंगे आई रीड अ बुक, पहले समझा रहे हैं उसके बाद स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो आई रीड अ बुक इसका निगेटिव बनाएंगे, तो आप अगर नहीं पता है तो कम से कम देख लीजिए, आई डू नॉट रीड अ बुक। समझ लो ना? अब देखो यहां भी यह मेन वर्ब था, यहां भी यह मेन वर्ब है कि ना? लेकिन मेन वर्ब के साथ आप हेल्प नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, वही सिंपल वाला जो वर्ब होता है वही लिया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लेना होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब डू जो हो गया यह हेल्पिंग वर्ब के तरह काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब में जाएगा, एक जाता है टू बी, टू डू, टू हैव। ये वर्ब जो है ये सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। टू बी में होता है एम इज आर, ये होता है। टू डू में होता है हैव हैज, और नहीं टू डू में होता है डू डिड डन। इसमें हैव में होता है हैव एज, हैविंग भी करके होता है। फॉर्म को बढ़ाते जाइएगा तो होगा, इसका भी फॉर्म बढ़ाइएगा तो सारे फॉर्म में पाया जाएगा। वर्ब 1 से लेके वर्ब 5 तक ये भी फॉर्म पाया जाता है, यह भी पाया जाता है, यह भी पाया जाता है ना। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट के प्रयोग होंगे, और ये जो प्रयोग होंगे ये सिंपल में नहीं प्रयोग होंगे, ये जब होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। लेकिन अब चूंकि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट को दोनों को एक साथ पढ़ लिया जाता है, दोनों को एक ही में कंबाइन करके पढ़ लिया जा रहा है। तो हम लोग पहला अब डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन जो होता है शॉर्ट में रखिए इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसका एक्शन क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्शन होता है। ठीक है,
तो एक्शन इसका इनकम्प्लीटेड होगा। अगर इसका डेफिनेशन किया जाए तो लिखेंगे द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस which is used to indicate an action incompleted simply in the present। सिंपल इसका प्रयोग होगा, हाँ किसको? सिंपल प्रेजेंट, अच्छा टेंस यहां ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। जो सिंपल में प्रेजेंट में होगा उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और इंडेफिनिट का होगा तो इसका जो एक्शन होगा वो प्लानिंग एक्शन होगा। अब समझाते हैं। अब प्लान समझिए, प्लान क्या होता है? प्लान दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स प्लान, एक होता है नॉट फिक्स। समझो, जो फिक्स होगा वो 100% नहीं होता है, वह कितना परसेंट? 90%। और जो नॉट फिक्स होगा वह 50-50%। जैसे अब ट्रांसलेशन पे आते हैं, मैं लिखा था टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा। तो देखो फिक्स और नॉट फिक्स कब होगा? जब आपका पर्सनल मामला हो तो वह नॉट फिक्स होता है, और जब पर्सनल मामला न रह के सार्वजनिक हो जाए तो वह फिक्स हो जाता है। जैसे टेस्ट मैच या पर्सनल मामला नहीं है, ऐसा खिलाड़ी का मामला नहीं है जो वह चाहेगा तो खेलेगा, नहीं चाहेगा तो कहेगा नहीं हम नहीं खेल पाएंगे। तो जो यह पूर्व से निर्धारित सूचना होता है, तो जब पूर्व से निर्धारित सूचना हो तो उसको हम लोग फिक्स प्लान करते हैं। और जो वह फिक्स होता है वह प्रेजेंट होता है, जो फिक्स होता है वह प्रेजेंट, और जो फिक्स नहीं होता है वह फ्यूचर होता है। जैसे मैं कल मैच देखूंगा, ये फिक्स नहीं है, देख भी सकता हूं नहीं भी देख सकता हूं, लेकिन अगर कल मैच प्रारंभ होगा तो 90% चांसेस है जो कल मैच प्रारंभ होगा। टेस्ट 10% में हो सकता है जो बारिश हो जाए तो ना हो। तो 90% जब चांसेस बने तो फिक्स होता है, और 50% बने तो नॉट फिक्स होता है। तो जो फिक्स होता है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, जो फिक्स नहीं होता है वह। तो अब बताओ यह जो सेंटेंस लिखे हैं, ये टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, ये फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। तो जो फिक्स होगा उसका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट। तो इसका टेंस जो हो जाएगा, टेंस आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रेजेंट का अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तो हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो प्रेजेंट का रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, अब इसके बाद वर्ब 5 नहीं रहेगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है? टू डज पहले हो जाएगा, टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव का रूल क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को अलग से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब समझो, अब कहा गया है ये टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा। अब समझो, अब इसमें आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट, जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जानना पड़ेगा वर्ब। तो वर्ब तो यह फॉर्म है ना, प्रारंभ होना, यह आपका वर्ब है, ठीक है। और टेस्ट मैच यहां जो है ना, यहां से यहां तक, ये आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अलग से पढ़ाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है जी। आपका टेंस का रूल क्या कहता है? टेंस का रूल कहता है कि आपका यहां देखो
रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। सही, तो सब्जेक्ट आपका देखो टेस्ट मैच एक ना है, तो टेस्ट मैच एक है, तो एक मैच है तो सिंगुलर की प्लूरल। ऐसे याद रखिएगा ये जो जैसा रहेगा उसका पड़ोसी भी वैसा रहेगा। अगर यह सिंगुलर होगा, अगर यह सिंगुलर होगा तो इसका पड़ोसी भी सिंगुलर होगा, अगर यह प्लूरल होगा तो यहाँ पड़ोसी भी, मतलब अगर यह साधु है तो बगल वाला भी साधु मिलेगा, अगर यह चोर है तो बगल वाला भी चोर मिलेगा। तो यहाँ टेस्ट में सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो प्रारंभ होना का अंग्रेजी होगा स्टार्ट, एस लगा दीजिएगा तो सिंगुलर। क्योंकि मेन वर्ब का फॉर्म प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है, एस लगा दीजिएगा, सिंगुलर हो गया। अब यह सिंगुलर ठीक हो गया। और उसके बाद कल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द टेस्ट मैच, हाँ द टेस्ट मैच दी लगा दीजिए, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच कल प्रारंभ होगा, तो इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में बन गया। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहां जहां लगा है टेस्ट मैच तो यहां लगा दीजिए डज नॉट, स्टार्ट्स के बदले स्टार्ट कर दीजिए। अब ये वर्ब का प्रथम फॉर्म हो जाएगा, ये पांचवा फॉर्म नहीं रहेगा, प्रथम। द टेस्ट मैच डज नॉट स्टार्ट टुमारो। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डज दी टेस्ट मैच स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो यहां हो जाएगा डज दी टेस्ट मैच नॉट स्टार्ट। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी नोट का प्रयोग करना होगा मेन वर्ब जो होगा उसके पहले होगा, मेन वर्ब के बाद कभी भी नहीं कीजिएगा। एम जो है मेन वर्ब की तरह कार्य करता है, ना कि वह मेन वर्ब है, क्योंकि उस समय तक मेन वर्ब आएगा जब तक उस सेंटेंस में है, अलग करके बोला जाएगा तो वह आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हेल्प करना, ना कि मेन रूप में। अगर मेन वर्ब नहीं मिलता है तो अपने को शो करता है, लेकिन वह एक्चुअल है नहीं। जब भी नोट लगाएंगे तो देख रहा है ना, यहाँ मेन वर्ब है, जहां नोट लगाएंगे उसके पहले लगाएंगे, यानी मेन वर्ब के बाद कभी भी भूल के भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कल इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।